Good morning. मैं डॉक्टर जैनेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, जैन कॉलेज धुर्वा से हूँ। आज सेमेस्टर 6 के DSC 3 पेपर में एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। इस विषय का शीर्षक है भारत में लैंगिक असमानता। इस विषय के संबंध में आज हम जानते हैं कि 21वीं शताब्दी के भारतीय होने पर हम अपने आप में गर्व करते हैं, जो एक बेटा पैदा होने पर खुशी का जश्न मनाते हैं। और यदि एक बेटी का जन्म हो जाए तो हम शांत हो जाते हैं। यहाँ तक कि कोई भी जश्न नहीं मनाने का नियम बनाया गया है। लड़के के लिए इतना ज़्यादा प्यार कि लड़कों के जन्म की चाह में हम प्राचीन काल से ही लड़कियों को जन्म के समय ही या जन्म से पहले ही मारते चले आ रहे हैं। यदि सौभाग्य से वो नहीं मरी तो हम जीवन भर उसके साथ विभिन्न प्रकार के भेदभाव करते रहते हैं। लैंगिक असमानता की परिभाषा इस प्रकार देखी जा सकती है कि लिंग सामाजिक सांस्कृतिक शब्द है। सामाजिक परिभाषा से संबंधित करते हुए समाज में पुरुषों और महिलाओं के कार्यों और व्यवहारों को परिभाषित करता है, जबकि सेक्स शब्द आदमी और औरत को परिभाषित करता है, जो एक जैविक और शारीरिक घटना है। अपने सामाजिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहलुओं में लिंग पुरुष और महिलाओं के बीच शक्ति के कार्य के संबंध हैं, जहां पुरुष को महिला से श्रेष्ठ माना जाता है। इस तरह लिंग को मानव निर्मित सिद्धांत समझना चाहिए, जबकि सेक्स मानव की प्राकृतिक या जैविक विशेषताएं हैं। लिंग असमानता को सामान्य शब्दों में इस तरह परिभाषित किया जा सकता है कि लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव ही लैंगिक असमानता है। समाज में परंपरागत रूप से महिलाओं को कमजोर जाति वर्ग के रूप में माना जाता है। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वैदिक काल से चली आ रही है। भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्राचीन या वैदिक काल में काफ़ी सुदृढ़ थी। उस समय महिलाओं को सभा और समिति जैसे सामाजिक संस्थाओं में समान प्रतिनिधित्व मिलता था। इसके अतिरिक्त आपला और लोपामुद्रा जैसी महिलाओं ने वेदों की रचना में भी योगदान दिया। लेकिन परवर्ती काल में महिलाओं की स्थिति लगातार कमज़ोर होती गई। प्राचीन काल के पश्चात मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति लगातार खराब बनी रही। ऐसी परिस्थितियों में आधुनिक काल के कुछ बुद्धिजीवियों द्वारा भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान लैंगिक समानता हेतु किए गए प्रयास अत्यधिक प्रशंसनीय रहे हैं तथा इन प्रयासों से महिला समानता की नवीन अवधारणा का उद्भव हुआ एवं स्वतंत्रता के पश्चात निर्मित भारतीय संविधान में भी महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। भारत में लैंगिक असमानता के मूल कारण हो सकते हैं। भारतीय समाज में लिंग असमानता का मूल कारण इसकी पितृसत्तात्मक व्यवस्था ही रही है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री सिल्विया बाल्बे के अनुसार पितृसत्तात्मकता सामाजिक रचना की ऐसी प्रक्रिया और व्यवस्था है जिसमें आदमी औरत पर अपना प्रभुत्व जमाता है, उसका दमन करता है और उसका शोषण करता है। महिलाओं का शोषण भारतीय समाज की सदियों पुरानी सांस्कृतिक घटना है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने अपनी वैधता और स्वीकृति हमारे धार्मिक विश्वासों, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम या किसी अन्य धर्म से ही क्यों न हो, से प्राप्त की है। उदाहरण के लिए
प्राचीन भारतीय हिंदू कानून के निर्माता मनु के अनुसार ऐसा माना जाता है कि औरत को अपने बाल्यकाल में पिता के अधीन, शादी के बाद पति के अधीन और अपनी वृद्धा अवस्था में विधवा होने के बाद अपने पुत्र के अधीन रहना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में उसे खुद स्वतंत्र रहने की अनुमति नहीं है। मुस्लिम समाज में मुस्लिमों में भी समान स्थिति है और वहाँ भी भेदभाव या परतंत्रता के लिए मंजूरी धार्मिक ग्रंथों और इस्लामी परंपराओं द्वारा प्रदान की जाती है। इसी तरह अन्य धार्मिक मान्यताओं में भी महिलाओं के साथ एक ही प्रकार से या अलग अलग तरीके से भेदभाव हो रहा है। महिलाओं का समाज में एक निचला स्तर होने के कारण कुछ कारणों में से अत्यधिक गरीबी और शिक्षा की कमी भी है। गरीबी और शिक्षा की कमी के कारण बहुत सी महिलाएं कम वेतन पर घरेलू कार्य करने, संगठित वेश्यावृत्ति का कार्य करने या प्रवासी मजदूरों के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर हो चुकी हैं। लड़की को बचपन से शिक्षित करना अभी भी एक बुरा निवेश माना जाता है, क्योंकि एक दिन उसकी शादी होगी और उसे पिता के घर को छोड़कर दूसरे के घर जाना पड़ेगा। इसलिए अच्छी शिक्षा के अभाव में वर्तमान में नौकरियों कौशल मांग की शर्तों पर पूरा करने में असक्षम हो जाती है। वहीं प्रत्येक साल हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में लड़कियों का परिणाम लड़कों से अच्छा होता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि महिलाओं के साथ असमानता और भेदभाव का व्यवहार समाज में, घर में और घर के बाहर विभिन्न स्तरों में किया जाता है। इनके लिए असमानता के खिलाफ कई कानून अथवा संवैधानिक सुरक्षाएं या उपाय किए गए हैं। लिंग असमानता को दूर करने के लिए भारतीय संविधान ने अनेक सकारात्मक कदम उठाए हैं। संविधान की प्रस्तावना हर किसी के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त करने के लक्ष्यों के साथ ही अपने सभी नागरिकों के लिए स्तर की समानता और अवसर प्रदान करने की बात करती है। इसी क्रम में महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार प्राप्त है। संविधान का अनुच्छेद 15 भी लिंग, जाति, धर्म और जन्म स्थान पर अलग होने के आधार पर किए जाने वाले सभी भेदभावों को निषेध करता है। अनुच्छेद 15(3) में किसी भी राज्य को बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान बनाने के लिए अधिकारिक करता है। इसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी ऐसे बहुत से प्रावधानों को प्रदान करता है जो महिलाओं की सुरक्षा और भेदभाव से रक्षा करने में मदद करता है। भारत में महिलाओं के लिए बहुत से संवैधानिक सुरक्षात्मक उपाय बनाए हैं, पर ज़मीनी हकीकत इससे बहुत अलग है। इन सभी प्रावधानों के बावजूद देश में महिलाओं के साथ आज भी द्वितीय श्रेणी के नागरिक के रूप में व्यवहार किया जाता है। पुरुष उन्हें अपनी कामुक इच्छाओं की पूर्ति करने का माध्यम मानते हैं। महिलाओं के साथ अत्याचार अपने खतरनाक स्तर पर है। दहेज प्रथा आज भी प्रचलन में है। कन्या भ्रूण हत्या हमारे घरों में एक आदर्श है। हमारे लैंगिक असमानता को समाप्त किया जा सकता है। संवैधानिक सूची के साथ साथ सभी प्रकार के भेदभाव या असमानताएं तो चलती रहेंगी, लेकिन वास्तविक बदलाव तो तभी संभव है जब पुरुषों की सोच को बदला जाएगा। ये सोच जब बदलेगी तब मानवता का एक प्रकार पुरुष महिला के साथ समानता का व्यवहार करना शुरू कर दे, न कि उन्हें अपना अधीनस्थ समझे। यहाँ तक कि सिर्फ आदमियों को ही नहीं बल्कि महिलाओं को भी और
संस्कृति के अनुसार अपनी पुरानी रूढ़िवादी सोच बदलनी होगी और जानना होगा कि वो इस शोषणकारी पितृसत्तात्मक व्यवस्था का एक अंग बन गई है और पुरुषों को खुद पर हावी होने में सहायता कर रही है। हम केवल उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा सहभागी लोकतंत्र आने वाले समय में और पुरुषों और महिलाओं के सामूहिक प्रयासों से लिंग असमानता की समस्या का समाधान ढूंढने में सक्षम हो जाएगा और हम सभी को सोच व कार्यों की वास्तविकता के साथ में सपने में पोषित आधुनिक समाज की ओर ले जाएगा। साधारण शब्दों में लैंगिक असमानता का तात्पर्य यह है कि लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव से है। परंपरागत रूप से समाज में महिलाओं को कमजोर वर्ग के रूप में देखा जाता रहा है, जिससे वे समाज में शोषण, अपमान और भेदभाव से पीड़ित होती हैं। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक की ओर अगर ध्यान आकर्षित करें तो 4 क्षेत्रों में लैंगिक अंतराल का परीक्षण करता है। अर्थात इस सूचकांक में लैंगिक असमानता के प्रमुख 4 चीज़ें स्पष्ट होती हैं, जैसे आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षिक अवसर, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता, राजनीतिक सशक्तिकरण और भागीदारी। समाज की मानसिकता में धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर गंभीरता से विमर्श किया जा रहा है। इसलिए भारत में समय समय पर महिला असमानता को समाप्त करने का प्रयास होता रहा है। जैसे राजनीतिक प्रतिभाग के क्षेत्र में भारत लगातार अच्छा प्रयास कर रहा है। इसी के परिणाम स्वरूप वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 के राजनीतिक सशक्तिकरण और भागीदारी मानक पर अन्य बिंदु की अपेक्षा भारत को 18वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत ने मैक्सिको कार्य योजना, नॉर्वे अर्गदर्शी रणनीतियाँ और शांति पर संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र द्वारा 21वीं शताब्दी के लिए अंगीकृत बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन को कार्यान्वित करने के लिए कार्रवाइयाँ तथा पहल की गई हैं। आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हेतु मुद्रा और अन्य महिला केंद्रित योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। इस प्रकार केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के द्वारा कई प्रकार की असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। आज के लिए इतना ही करके अंत करता हूँ। धन्यवाद।